सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी विषय में पदखंड में झनकार पद के जिसके लेखक हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। पिछले क्लास में हम लोगों ने झनकार शब्द में कुछ प्रश्न उत्तर पढ़े थे, लिखे थे। आज उससे आगे पिछले क्लास से आगे आज हम लोग लिखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि प्राप्त मिली थी। इन्हें हम लोग राष्ट्रकवि कहते हैं। और इनका जो कविता है जो आप लोग को हम बताए थे, जिसमें वाक्यांश था, मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार, अपनी अंगुली के धक्के से खोल अखिल श्रुतियों के द्वार। इसकी सप्रसंग व्याख्या पिछले क्लास में लिखवाया गया था। जैसा कि आपको बताया गया है कि इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने ब्रिटिश गुलामी के प्रभाव काल में रचित है यह कविता, और यह कविता क्रांति का अनुभव संदेश देती है। इसमें जन आंदोलन को प्रेरित करते हैं और भारत माता को गुलामी की दास्ता से मुक्त कराने के लिए वे जन आंदोलन करना चाहते हैं। अब इसमें आज एक और पंक्ति है उस पद का कि उसका सप्रसंग व्याख्या करना है। तो पंक्ति क्या है सुनिए आप लोग। पंक्ति है, ताल ताल पर भाल झुकाकर मोहित हो सब बारंबार, लय बंध जाए और क्रम क्रम से सब में समा जाए संसार। यह पंक्ति की भी सप्रसंग व्याख्या हो सकता है, परीक्षा में पूछे। तो अगर सप्रसंग व्याख्या आ जाए या इसको लिखने के लिए इसको आ जाए तो हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले यह लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जो है कौन पद से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ आधुनिक काल के द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग के जाने माने कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित झनकार शीर्षक कविता से उद्धृत है या लिया गया है। अंग्रेजी दास्तां में सदियों से तड़पती भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए स्वतंत्रता का बिगुल फूंकने की तत्परता और व्याकुलता सहज ही द्रष्टव्य है। इस कविता का प्रणयन उस समय किया गया था जब विश्व के विभिन्न भागों के साथ साथ इस देश में भी, हमारे देश भारत में भी, ब्रिटिश शासन की बर्बरता अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इस काले शासन से देश को मुक्ति दिलाने के लिए कवि अर्थात मैथिली शरण गुप्त जी भारतवासियों को शंखनाद करते हुए कदम से कदम मिलाकर स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़ने का आह्वान करते हैं। कवि ऐसी समा बांधना चाहते हैं जिसमें सभी जन शामिल होकर भारत माता को दास्ता की बेड़ियों से आज़ादी दिला दें। तो इसका हम लोग सप्रसंग व्याख्या इस वाक्यांश का यही लिखेंगे। अब एक इसमें और प्रश्न बनता है कि इस कविता का केंद्रीय भाव क्या है। झनकार कविता का केंद्रीय भाव क्या है, इसका वर्णन करें, या हो सकता है इसकी व्याख्या करें, या आएगा कि इसको अपने शब्दों में लिखें। तो इस सारा प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि आधुनिक काल के द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। वे आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रकवि तथा नए भारत में हिंदी जनता के प्रतिनिधि कवि के रूप में सम्मानित हैं।
इनको जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा सम्मानित किया गया था। इस कविता में या प्रस्तुत कविता में कवि कहता है कि स्वतंत्रता का स्वर इतना ऊंचा हो कि संपूर्ण राष्ट्र एकीभूत होकर देश की आज़ादी का स्वर गुंजरित करे, प्रकृति आनंदमय हो जाए, मनुष्य का भाग इछलाए, मुक्ति कामना की गमक देश और काल की सीमा का उल्लंघन कर जन जन के मानस पटल पर गुंजरित हो जाए। मुक्ति कामना की तान से स्वतंत्रता की ऐसी उत्कट कामना भारतवासियों में पैदा हो कि सदियों से गुलामी की दास्ता में छटपटा रही भारत माता गुलामी के बंधन से मुक्त हो जाए। संपूर्ण हिंदवासी अपनी अस्मिता की खोज में व्याकुल राष्ट्र प्रेम को राष्ट्र मुक्ति के संग्राम में समाहित कर दे तथा गुलामी के बेड़ियों से आज़ाद हो जाए। प्रस्तुत कविता के माध्यम से, या ये भी लिख सकते हैं कि झंकार कविता के माध्यम से, स्वाधीनता आंदोलन की अंतर्व्याप्ति राष्ट्र के कोने कोने में हो चुकी है। स्वाधीनता तथा मुक्ति की प्यास एवं संपूर्ण राष्ट्र को हिंदोलित होने की सच्चाई सहज ही दृष्टिगोचर होती है। कविता में संपूर्ण राष्ट्र की एकीभूत मुक्ति कामना की उत्कट और अपूर्व अभिव्यक्ति हुई है। राष्ट्र के प्रति प्राणों से बढ़कर राष्ट्र प्रेम तथा कृतज्ञता की आत्मिक अनुभूति इस गीति गमक रचना में स्वरित होती है। कवि की राष्ट्रीयता, देश प्रेम, यथार्थबोध, आज़ादी की कामना का उद्देश्य एवं चेतना इस कविता का मूल स्वर है। तो यह हुआ प्रश्न का उत्तर कि कविता का केंद्रीय भाव क्या है। तो इसमें हम लोग यही लिखेंगे कि इस कविता का मूल स्वर है, जैसा कि बताया गया। अब एक और क्वेश्चन है कि झंकार कविता का स्वाधीनता आंदोलन से कोई सांकेतिक संबंध दिखाई पड़ता है? यदि हाँ तो कैसा? वर्णन करें या व्याख्या करें या अपने शब्दों में लिखें। तो उत्तर हम लोग लिखेंगे कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रस्तुत कविता झंकार में भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का स्वर निसंदेह गुंजरित है। इस कविता में कवि की देशभक्ति, स्वतंत्रता प्राप्ति की उत्कृष्ट आकांक्षा तथा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की उत्प्रेरणा का स्वर अनुगुंजित है। दिव्य भूमि की आज़ादी के लिए व्याकुल कवि का हृदय मुक्ति की युक्ति निकालने को तैयार है तथा संपूर्ण हिंद को इस स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़ने का आह्वान करता है, जो उसकी उत्कृष्ट देशभक्ति को रेखांकित एवं विश्लेषित करता है। कविता में गुलामी की बेड़ियों को काटकर भारत माता को स्वाधीन बनाने की संवेदना कल्पना के संस्पर्श का एकांत साक्ष्य पेश होता है। इस कविता में स्वाधीनता आंदोलन की अंतर्व्याप्ति तथा मुक्ति की प्यास निसंदेह निर्णायक स्थान प्राप्त कर चुकी है। संपूर्ण राष्ट्र स्वाधीनता के लिए आंदोलित होकर सदियों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए कृत संकल्पित है। इस कविता में संपूर्ण राष्ट्र की एकीभूत मुक्ति कामना की गीति गमक गुंजरित और झंकृत होती है। ये जो है हम लोग स्वाधीनता आंदोलन से कोई सांकेतिक संबंध पूछेगा क्वेश्चन में, तो यह उत्तर देंगे हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है कि जो चूँकि मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि माने जाते थे, द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि थे, तो खास करके वर्णनात्मक कविता लिखने के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध थे। किंतु इस कविता में अर्थात झंकार में इन्होंने छायावादी कवियों जैसी शब्द योजना, भाव व्यक्ति एवं चेतना दिखलाई पड़ती है। यह कैसे?
इस पर अपने संक्षिप्त शब्दों में, इसको संक्षिप्त शब्दों में लिखें या अपने शब्दों में लिखें। अगर ये प्रश्न पूछेगा तो हम लिखेंगे कि आदर्शवाद की प्रधानता के कारण द्विवेदी युग के कवियों ने वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मक शैली को ग्रहण किया। इस शैली नैतिकता के प्रचार और आदर्शों की प्रतिष्ठा के लिए अत्यंत उपयुक्त थी। विभिन्न पौराणिक एवं ऐतिहासिक आख्यानों को काव्यबद्ध करने के लिए इस युग में वर्णनात्मक काव्य को प्रधानता मिली। वर्णन प्रधान शैली होने के कारण इस काव्य शैली में निरस्ता और शुष्कता आ गई। वर्णनात्मक काव्य में कोमल कांत, पदावली और रसात्मकता का भाव है। द्विवेदी युग के कवि का ध्यान प्रकृति के यथार्थ तथ्य वर्णन था, मानव प्रकृति का चित्रण करने की ओर था। अतः यही इस समय की कविता का प्रधान विषय बन गया। इस काल के कवियों ने जहाँ प्रकृति के बड़े संवेदनात्मक एवं चित्रात्मक चित्र प्रस्तुत किए हैं, वहाँ प्रकृति वर्णन के द्वारा नैतिक उपदेश देने की चेष्टा भी की है। द्विवेदी युग में खड़ी बोली परिमार्जित और परिष्कृत होकर भाषा में स्वच्छता और सजीवता का समावेश करने में समर्थ हुई। भाषा का अधिक सरस, माधुर्यपूर्ण एवं प्रौढ़ स्वरूप इस युग में परिलक्षित होता है। द्विवेदी युग के काव्य विविधमुखी हैं। काव्य में विविध छंदों को अपनाने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है। तो राष्ट्रकवि मैथिली चंद्र गुप्त जी की प्रस्तुत कविता जो है झंकार, इसमें छायावादी कवियों जैसी शब्द योजना, भावाभिव्यक्ति एवं चेतना दिखलाई पड़ती है। गुप्त जी की कविता में न संस्कृत के तत्सम शब्दों की भरमार तथा न ही अरबी फारसी के शब्दों का बाहुल्य और देशज शब्दों की प्रचुरता है। उन्होंने खड़ी बोली की प्रकृति और संरचना की रक्षा करते हुए उसे काव्य भाषा के रूप में विकसित करने का इस कविता में सफल प्रयास किया है। राष्ट्रकवि गुप्त जी ने खड़ी बोली हिंदी के स्वरूप निर्धारण और विकास के साथ साथ उसे काव्योपयुक्त रूप प्रदान करने वाले अन्यतम कवियों में अग्रणी भूमिका निभाई। निश्चय ही आज की काव्य भाषा के निर्माण में उनकी आधारभूत भूमिका परिलक्षित होती है। उनकी कविताओं में प्राचीन के प्रति पूज्य भावना और नवीन के प्रति उत्साहपूर्ण स्वागत भाव की विशेषता, कालानुसरण की अद्भुत क्षमता एवं उत्तरोत्तर बदलती भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण कर चलने की शक्ति, काव्य में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व, तनाव और समन्वय का यथार्थ समायोजन करने की अद्भुत क्षमता की गीति गमक ने उन्हें छायावादी कवियों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। तो इसका उत्तर हुआ। अब शेष हम लोग आज के क्लास में इतना ही, शेष अगले क्लास में पढ़ेंगे। और इसी के साथ झंकार कवि का प्रश्नोत्तर भाग समाप्त हो गया। अगला दिन हम लोग दूसरा चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को शुभ दिन।